हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12th में आज हम लोग करने वाले हैं PYQs में रेशियो के क्वेश्चंस। दो मैंने आपको वीडियो सेपरेट बना दिए हैं, आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व करके देखे होंगे। आज हम 15, 16, 17 में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो देखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है रेशियो के ये क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2016 में आया हुआ 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको एक बार क्वेश्चन रीड करके बताती हूं, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करती हूं। फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द फॉलोइंग। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्विक एसेट्स, करंट एसेट्स, है ना। अच्छा क्वेश्चन। इंफॉर्मेशन ITOR दे रखा है 6 टाइम्स, इन्वेंट्री एट द एंड इज 6000 मोर देन द इन्वेंट्री इन द बिगिनिंग, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऑल क्रेडिट मतलब हमने सिर्फ उधार माल ही बेचा है, सेल्स दे रखी है 2,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट, करंट लाइबिलिटी 80,000, क्विक रेशियो 0.80:1। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले हमें ये लिख लेना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। देखो, सबसे पहले 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या क्या मेरे पास है? मेरे पास ITOR है 6 टाइम्स, है ना। फिर मेरे पास इंफॉर्मेशन है इन्वेंट्री at the end is 6,000 more than beginning inventory। क्या सिखाया है मैंने कि जो लास्ट में आता है उसे हमें x मान लेना चाहिए, है ना। ओपनिंग इन्वेंट्री बिगिनिंग इन्वेंट्री को हम x मानेंगे और जो क्लोजिंग है वो 6,000 ज्यादा है तो x प्लस 6,000। अभी करेंगे, पहले अपन गिवन दैट लिख लेते हैं कि अपने पास क्या क्या है। फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2,40,000, फिर ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट और करंट लाइबिलिटी 80,000 और क्विक रेशियो 0.80:1। ठीक है, इतनी इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब हमें फाइंड क्या करना है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। एक एक चीज पे बात करते हैं। सबसे पहले ये कैसे फाइंड करें? तो देखो, ये रहा सेल्स और ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। क्या सिखाया मैंने आपको? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। शॉर्टकट में लिखना हो तो पूरा लिखना हो, एग्जाम में तो पूरा ही लिखना होगा। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस GP इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो भाई कॉस्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन कॉस्ट का 25% प्रॉफिट है। तो कॉस्ट पता नहीं है तो कॉस्ट को मैं x लिख लूं। इसका प्रॉफिट है 25% तो x का 25%। तो मेरा सेल्स यानी कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 2,40,000। बस ये एक इक्वेशन से आप हर वो क्वेश्चन कर सकते हो जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट नहीं हो, जहां पे कॉस्ट नहीं हो, जहां पे सेल्स हो। सेल्स हो तो कॉस्ट निकाल सकते हो, कॉस्ट हो तो सेल्स निकाल सकते हो। जो चीज पता नहीं हो उसको x मान के उसका परसेंटेज निकाल देना, सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको बिल्कुल यहाँ पे कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। 25 1 जा 25 4 जा x प्लस x by 4 is equal to 2,40,000।
इसके अपॉन में क्या माना बेटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई 4x प्लस 1x डिवाइडेड बाय 4, 2,40,000, 5x बाय 4, 2,40,000, x इज इक्वल टू 2,40,000, ये 5x बाय 4 है, उधर आएगा तो 4/5। ठीक है, कैलकुलेटर से कर ले, फटाफट हो जाएगा। मैम हम तो कर ही नहीं सकते। बेटा आप अभी एग्जाम में हो, आपको 12th की एग्जाम देनी है। 1,92,000 हम लोगों ने भी जब 12th में एग्जाम दी थी तो बिना कैलकुलेटर के दी थी। चलिए आंसर कितना आया इसका देख ले, 64। बुक कहाँ है मेरे, इसका आंसर 64। ये पहला आंसर आ गया मेरा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सही है। अब मुझे क्या निकालना है, अब सेकंड में इन्होंने मुझसे पूछा ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये दोनों मुझसे पूछी है, तो कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट मेरी आ गई है। ठीक है, ITOR मेरे पास है, इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन है, आराम से निकल जाएगा। कैसे, सबसे पहले मैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखती हूं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये होता है बेटा, है ना। अब देखो मेरे पास ITOR है कितना 6 टाइम्स, मेरे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,92,000, मेरे पास क्या नहीं है, एवरेज इन्वेंट्री नहीं है, तो इसके अपॉन में 1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, एवरेज इन्वेंट्री यहां आ जाएगा, एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू 1,92,000 डिवाइडेड बाय 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा, ये आ गया एवरेज इन्वेंट्री का आंसर। अब एवरेज इन्वेंट्री होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना जब भी ओपनिंग क्लोजिंग निकालना हो पहले एवरेज निकाल लेना। अब एवरेज इन्वेंट्री की जगह मैं लिख दूं 32,000, ओपनिंग इन्वेंट्री तो मैं यहां जरा सा बना लेती हूं, ओपनिंग इन्वेंट्री को मैंने x माना है, क्यों, क्योंकि ये बाद में आ रहा है। इन्वेंट्री एट द एंड इज 6,000 मोर देन बिगिनिंग इन्वेंट्री, है ना, तो जो बाद में आ रहा है मतलब कि क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग से 6,000 ज्यादा है, तो भाई ओपनिंग छोटा होगा, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 6,000 मोर है ना, तो 6,000। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, ओपनिंग की जगह मैं लिख दूं x, क्लोजिंग की जगह मैं लिख दूं x प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लो बेटा, सबसे पहले इसको तो इधर ले जाओ, ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 232 64, और x 2x प्लस 6,000, ये नहीं प्लस हो सकता है, हाँ x और x ही होगा, ये नहीं होगा। अब ये 6,000 इधर आ गया, इज इक्वल टू 2x, ये कितना होगा 58, 64, 2x 58,000 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 2 3, तो भाई मेरी x की वैल्यू आ गई है 29,000। अब मैंने x किसको माना था, ओपनिंग इन्वेंट्री, आंसर आ गया क्या, बिल्कुल आ गया, ओपनिंग इन्वेंट्री आ गई है मेरी 29,000, और क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई मेरी 6,000 ज्यादा है, इसमें 6,000 प्लस कर दूं तो 35,000।
देखो ये क्वेश्चन ऐसा है कि सारे पॉइंट आ रहे हैं और इससे रेशियो का बहुत अच्छा रिवीजन हो रहा है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन यदि हम कर लेना तो हमें पूरे रेशियो के 200 क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। अब ये हमारा ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। अब इन्होंने हमसे क्विक रेशियो, क्विक एसेट्स के बारे में पूछा है कि क्विक एसेट्स बताओ। थर्ड पॉइंट इन्होंने हमसे कौन सी एसेट्स पूछी हैं? क्विक एसेट्स। तो क्विक एसेट एमसीक्यू में भी आ सकता है। तो भाई क्विक एसेट्स तो सब दे रखा है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। क्विक रेशियो आपके पास है क्या है? 0.80। क्विक एसेट्स पता नहीं है लेकिन करंट लाइबिलिटी पता है 80,000। तो भाई क्या होगा? मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ, ये आपका अगला आंसर आ गया। क्विक एसेट्स इज इक्वल टू 80,000 इंटू 0.80। 8 8 जा 64, 6,40,000। ये आपका क्विक एसेट्स आ गया। 0.80, अच्छा पॉइंट लगाना है, ठीक है, 64,000। फिर नेक्स्ट लास्ट क्या पूछा उन्होंने हमसे? करंट एसेट्स बताइए। क्या बताइए? करंट एसेट्स। कौन सी एसेट्स बतानी है हमको? करंट एसेट्स। तो अब करंट एसेट्स कैसे बताऊं? तो देखो हमने पढ़ा था कि क्विक एसेट्स लिक्विड एसेट्स में और करंट एसेट्स में किस चीज का डिफरेंस होता है? स्टॉक का, है ना। करंट एसेट्स में सारी एसेट्स आती हैं और यदि करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा दें तो लिक्विड एसेट्स बन जाती है। करंट एसेट्स हमें निकालनी हो तो हम जो क्विक एसेट्स हमने निकाली हैं उसमें हम सिर्फ स्टॉक यानी कि इन्वेंट्री को प्लस कर दें। अब प्रीपेड हम ये मानेंगे कि प्रीपेड है ही नहीं क्वेश्चन में। क्विक एसेट्स और करंट एसेट्स में दोनों के बीच में सिर्फ एक डिफरेंस होता है स्टॉक का। तो हम स्टॉक को यदि क्विक एसेट्स में प्लस कर दे तो वो बन जाती है करंट एसेट्स। अब मैम दो इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री है ना, क्विक एसेट्स स्टॉक मतलब इन्वेंट्री, फिर क्वेश्चन मार्क। मैम दो इन्वेंट्री है, कौन सी लेंगे? बेटा जब ओपनिंग इन्वेंट्री भी हो और क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हो तो स्टॉक इन्वेंट्री कौन सी वाली यूज करना है? क्लोजिंग। लास्ट में हमारे पास 35,000 रुपए का माल बचा हुआ है तो क्विक एसेट्स 64,000 में 35,000 यदि मैं स्टॉक के प्लस कर दूं तो 5 और 4 9, 99,000 मेरी आ गई करंट एसेट्स। ये दो छोटे छोटे थे, जरूरी नहीं है इतना बड़ा क्वेश्चन आए, आपको ये 2 पॉइंट भी आ सकते हैं 4 मार्क्स में। क्विक रेशियो दे दिया और आपसे करंट एसेट्स पूछ ली। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इसको पूरा 4 पॉइंट हमें निकालने थे। कौन कौन से? एक हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना था, ओपनिंग क्लोजिंग निकालनी थी, फिर क्विक एसेट्स निकालनी थी और फिर करंट एसेट्स। 2016 में आया हुआ क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। चले नेक्स्ट 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ये 2016 में था, अब 2015 में आया हुआ क्वेश्चन। ये इंक्रीज डिक्रीज का भी बहुत आता है, इसको भी अच्छे से देखेंगे। 65 है इसमें। देखो पहले मैं क्वेश्चन को रीड करती हूं। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, द करंट रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2.1:1.2. State with reason which of the following transaction will increase and decrease or not change the ratio. Redeemed 9% debenture of 1 lakh at a premium of 10%. Received from debtor 17,000. Issued 2 lakh equity share to vendor of machinery. Accepted bill of exchange drawn by the creditor 7,000. ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम लोग ये पॉइंट लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ। जैसे फर्स्ट पॉइंट है रिडेम्ड 9% डिबेंचर ऑफ 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। रिडेम्पशन 2000 किसमें आया हुआ क्वेश्चन है? ये 15 में आया हुआ क्वेश्चन है ना।
ठीक है, सबसे पहले करंट रेशियो इन्होंने दे रखा है 2.5:1.2। करंट रेशियो 2.5/1.2। अब इसको ना लेते हुए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूं कि करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए ना इंक्रीज डिक्रीज वाले, तो आप सबसे पहले लिख लो कि भाई करंट एसेट्स है हमारी 2000 और करंट लायबिलिटी है 1000, तो हमारा रेशियो हो गया 2:1, एज्यूम कर लो। ठीक है, अब पॉइंट पढ़ो। फर्स्ट पॉइंट है रिडेम्पशन हुआ है 9% डिबेंचर ऑफ 1 लाख एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। हमने 10% प्रीमियम पर रिडेम्पशन किया है डिबेंचर्स का। ठीक है, तो अब क्या होगा भाई, रिडेम्पशन हुआ, कंपनी ने पेमेंट किया, तो कंपनी के पास से कैश गया होगा। ठीक है, अब ये तो 1 लाख है, तो सपोज कर लो 2 लाख, 2 लाख कर लो इसको, और इसको 1 लाख कर लो। अब मान लीजिए 1 लाख रुपए का मैंने डिबेंचर्स का पेमेंट किया है, तो मेरे डिबेंचर्स कम हुए, लेकिन डिबेंचर्स काई में आते हैं, नॉन करंट लायबिलिटी में आते हैं, तो करंट लायबिलिटी पे तो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा कैश जरूर कम होगा। क्या कम होगा? कैश, क्योंकि मैंने पेमेंट किया। तो मेरी करंट एसेट्स 2 लाख में से 1,10,000 की सपोज करो माइनस हो गई। करंट लायबिलिटी पे कोई फर्क नहीं हुआ, ये 1 लाख की है। 2 लाख में से 110 गया, 90,000 अपॉन 1 लाख। ठीक है, तो इसका यदि मैं 0.9, जरूरी नहीं है उन्होंने जो दिया उसी से सॉल्व करके देखें, आप डायरेक्ट भी आपको समझ में आता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट मैं आपको इस तरह से सॉल्व करके बता रही हूं कि करंट रेशियो पहले 2 था, बाद में कितना आ गया 0.9। एक अजम्पशन करके कर लो कि भाई इतना इतना है, कौन सी चीज इंक्रीज हो रही है और कौन सी चीज डिक्रीज। तो फर्स्ट क्या होगा, करंट रेशियो डिक्रीज होगा। कब? जब रिडेम्पशन होगा। पूरा लिखना क्वेश्चन में जो दे रखा है ना, पूरा लिखना पहले, फिर लिखना करंट रेशियो विल डिक्रीज। क्या लिखोगे? करंट रेशियो विल डिक्रीज। क्यों? क्योंकि कैश डिक्रीज हो रहा है बट द करंट लायबिलिटी इज नॉट चेंज। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकेंड इन्होंने हमसे क्या पूछा, फिर से देखते हैं। सेकेंड इन्होंने हमसे पूछा है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स। सेकेंड इन्होंने हमसे पूछा है रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 17,000। अब फिर से सोचते हैं, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी हमारी 2 लाख और 1 लाख है। यदि मुझे 17,000 रुपए डेटर से रिसीव्ड हो जाए तो मेरे पास कैश आएगा। क्या आएगा मेरे पास? कैश, और मेरे डेटर्स कम हो जाएंगे। अच्छे से मैं आपको विथ लॉजिक बता रही हूं। कैश आया, कैश इंक्रीज, और डेटर्स से पैसा मिला तो डेटर्स डिक्रीज। दोनों ही करंट एसेट्स में आते हैं, तो इनका वैल्यू तो 0 हो गई, मतलब यही रहेगा, यानी कि नो चेंज। करंट रेशियो पे कोई फर्क नहीं होगा, करंट रेशियो इज सेम। इस कंडीशन में कोई इंपैक्ट नहीं होगा, ना ही हमारी करंट एसेट्स इंक्रीज होगी, ना ही करंट लायबिलिटी डिक्रीज होगी, करंट रेशियो विल सेम। ओके, थर्ड पॉइंट। फिर नेक्स्ट में क्या है भाई, इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर। पहले लिख लेती हूं, इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर टू द वेंडर्स ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट हुआ बेटा। फोर्थ भी लिख लेते हैं, एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन
बाय द क्रेडिटर्स ऑफ 7,000। 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो भाई, हमने 2 लाख के इक्विटी शेयर वेंडर ऑफ मशीनरी, मतलब हमने मशीन परचेस की, और जो मशीन परचेस की है तो जिसे हमें पेमेंट करना है बेटा, उसको हमने 2 लाख के इक्विटी शेयर्स दिए। मेरे पास क्या आई? मशीन। क्या मशीन करंट एसेट्स में आती है? नहीं। मैंने क्या शेयर पैसे दिए? नहीं। मैंने शेयर्स दिए। क्या शेयर्स आते हैं करंट लायबिलिटी में? नहीं। तो ना ही मशीनरी आती है और ना ही शेयर्स आते हैं। इन दोनों का करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि नो चेंज या नॉट चेंज द रेशियो बिकॉज दे आर नॉट आइटम इन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के आइटम है ही नहीं। ठीक है। फिर नेक्स्ट, एक्सेप्टेड बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर्स। क्या किया है? क्रेडिटर्स ने हमारे क्या एक्सेप्ट किए हैं? बिल। नॉट चेंज द रेशियो। क्यों? क्योंकि भाई करंट लायबिलिटी जो है, भाई क्रेडिटर्स कहाँ आते हैं? करंट लायबिलिटी में। तो एक्सेप्टेड, क्रेडिटर्स ने क्या एक्सेप्ट कर लिया है? बिल पेबल। क्रेडिटर्स कह रहे हैं कि हमें बिल ड्रॉन कर दो, हम 3 महीने बाद पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर्स बिल पेबल के थ्रू पेमेंट करेंगे। देखो ध्यान से समझो, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में तो कोई फर्क नहीं हुआ, ये तो 2 लाख की एज इट इज रहेगी। और करंट लायबिलिटी जो 1 लाख की थी, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना था 7,000, तो 7,000 से क्रेडिटर्स कम हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल पेबल एक्सेप्ट कर लिया है, वो हमें बिल के थ्रू पेमेंट करेंगे। तो क्रेडिटर्स जो होते हैं वो भी करंट लायबिलिटी में आते हैं, और जो बिल पेबल है वो भी करंट लायबिलिटी में आता है, यानी कि दोनों ही। इसका इंपैक्ट क्या होगा बेटा? -7,000 + 7,000 इजिकल टू क्या होगा? 0, यानी कि नॉट चेंज द रेशियो। क्लियर हुआ? इससे भी हमारे रेशियो पे कोई फर्क नहीं होगा। आपका रेशियो क्वेश्चन में कौन सा दे रखा है? 2.1/1.2 ये दे रखा है। ठीक है, तो नॉट चेंज द रेशियो। आया समझ में? इस तरह का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में आता है, आपको अच्छे से तैयारी करनी है। यहां पे भी आ सकता है या फिर एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो मैंने किया है 2016 का और 2015 का। अब एक 2017 में आया हुआ क्वेश्चन ये आप लोगों का होमवर्क है। मैं क्वेश्चन रीड करके बता रही हूं और आप लोगों को होमवर्क दे रही हूं, इसका सॉल्यूशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका आंसर बताऊंगी कि आपके सही है कि नहीं। आप लोग सभी लोग इसको करना और फिर मुझे बताना नेक्स्ट वीडियो में जब मैं चेक करवाऊंगी कि आपका सही हुआ है या गलत। सेम ये कहिए, क्वेश्चन नोट डाउन करो, आपको करना है। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स बताएंगे आप सभी। जो जो वीडियोस को देखकर पढ़ाई कर रहा है वो सभी लोग इसके आंसर्स बताएंगे, फिर हम चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि किस किस के सही हुए हैं। क्वेश्चन है आपके सामने 2017 में आया हुआ। द क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 0.8:1। आप जरूरी नहीं है यही ले, आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे मैंने 2 लाख/1 लाख लिया था वही ले सकते हैं। स्टेट विथ रीजन whether the following transaction will increase, decrease or not change the quick ratio। 4 पॉइंट है। परचेज ऑफ लूज टूल्स 2000, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड इन एडवांस 500, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट 3000, ऑनर्ड अ बिल पेबल 5000 ऑन मैच्योरिटी। ये आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से इसके आंसर्स बनाओ, देखो कि क्विक रेशियो इंक्रीज होगा कि क्विक रेशियो डिक्रीज होगा। इतना जरूर बता देती हूं कि क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। जब हम करंट एसेट्स में से स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को
माइनस कर देते हैं तो कौन सी एसेट्स आ जाती हैं? क्विक एसेट्स। ठीक है, जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन आपको समझाया है, आंसर्स निकाले हैं, वैसे ही आपको इसके आंसर्स निकालने हैं और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसके आंसर्स क्या होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको आंसर्स चेक करवाने वाली हूं। तो हो जाइए स्टार्ट, फटाफट सॉल्व करना। और अब ऐसा ही होगा कि आपको भी 1-2 क्वेश्चंस का होमवर्क मिलेगा ही मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके पास पूरा 12th इतना सारा मटेरियल है कि आपको पूरी तीनों बुक्स अच्छे से रिवाइज हो जाएगी। कॉमन साइज, कंपैरेटिव, डिबेंचर, शेयर्स, पार्टनरशिप, सारा मटेरियल आपके पास है। और साथ में पीवाईक्यूज भी हैं चैप्टर्स के कि कौन से चैप्टर्स में किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, एक टाइम टेबल बनाओ कि हाँ हमें कम से कम ये टॉपिक आज क्लियर करना है। बहुत कम समय बचा है बेटा, अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसी तरह से सपोर्ट भी करना है। वीडियो को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय, टेक केयर।